हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छी एवं स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास ट्वेल्थ का डियर हिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें मन की तथा अस्थिर, जिसका आज हम चैप्टर 1 लेकर आए एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 4 लेकर आए डियर। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 करा दिए डियर, और आज की इस वीडियो में डियर हम आपको पार्ट 4 कराएंगे और इस चैप्टर को द एंड करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर हमारा पहला टॉपिक यह है कि कार्बन 14 विधि यानी कि डियर कार्बन 14 मेथड क्या है। ये प्रश्न आपको 2 नंबर में बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बन 14 विधि क्या है। इसको आप जरूर याद रखिएगा डियर और इसको ध्यान से समझिए डियर कि कार्बन 14 विधि क्या है और इनके माध्यम से क्या होता है। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं डियर। तो तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी कि डियर तिथि निर्धारण का मतलब होता है कि डेट यानी कि डियर तारीख निर्धारण या किसी भी यानी कि डियर किसी भी वस्तु को हम लोग जो तारीख निकालते हैं यानी कि वस्तु कितना पुराना है उसका जो तारीख निकालते हैं डियर उसी को हम लोग बोलते हैं तिथि निर्धारण। वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी द्वारा सन 1946 में किए गए थे। अगर आपसे पूछ देगा डियर कि कार्बन 14 विधि का खोज कब किया गया था तो आप याद रखिएगा 1946 में किया गया था। अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी के द्वारा कार्बन 14 विधि का खोज 1946 में किए गए थे। इस विधि के यानी कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है। यानी कि डियर जो कार्बन 14 विधि है ना, तो इस विधि के अनुसार डियर किसी भी जीवित वस्तु यानी कि कोई भी जीवित वस्तु है ना जिसमें कार्बन क्या 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा के समान यानी कि एक स्थिति में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश के अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है मगर कार्बन 14 का मात्रा नियंत्रण 6 होने लगता है। यानी कि डियर कार्बन 14 की मात्रा क्या लगातार घटने लगता है डियर। देखिए ये है ना डियर यानी कि मृत्यु यानी कि डियर जब कोई व्यक्ति का डियर मृत्यु होने लगता है ना डियर तो उनके शरीर में कार्बन 14 के बार यानी कि कार्बन जो 14 की मात्रा है ना स्थिर यानी कि डियर समान रहता है। लेकिन जब वो मगर यानी कि डियर लेकिन कार्बन 14 की जो मात्रा है ना नियंत्रण 6 यानी कि डियर उनके शरीर में से नियंत्रण कार्बन 14 की मात्रा क्या घटने लगता है डियर और घटने लगता है। और जिस पदार्थ में यानी कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही परचिंतन माना जाता है। कार्बन 14 की 6 की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। जिस पदार्थ में यानी कि कोई भी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा है ना जितनी कम होती है वह उतनी ही परचिंतन माना जाता है। और कार्बन जो 14 की मात्रा यानी कि कार्बन 14 की जो 6 यानी कि डियर कार्बन 14 जो घटने की प्रक्रिया है ना डियर इसको क्या कहा जाता है तो रेडियो धार्मिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। फिर से आप देख लीजिए कार्बन 14 विधि एक बार देख लेते हैं। तो तिथि निर्धारण वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है और इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री WF लीवी द्वारा सन 1946 में किया गया था डियर। और इस विधि के अनुसार डियर मान लीजिए कोई एक जीवित वस्तु है ना डियर तो उस जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा क्या यानी कि समान पाया जाता है। और जब वह वस्तु जब उनका मृत्यु अथवा उनका जब विनाश होने लगता है तो उस अवस्था में कार्बन 12 उनके शरीर में क्या स्थिर रहता है लेकिन कार्बन 14 की मात्रा क्या नियंत्रण 6 होने लगता है यानी कि घटने लगता है। और जिस पदार्थ में डियर कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। कार्बन 14 की 6 की प्रक्रिया को ही रेडियो धार्मिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन 14 विधि क्या होता है। ये आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है कि कार्बन 14 विधि
क्या है इसको आप याद रखिएगा। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी कि डियर जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता देखे नहीं डियर, तो उसमें हम लोग नगर नियोजन के बारे में देखे, नगर नियोजन के बारे में देखें, उनके प्लानिंग कैसे किए गए थे, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली। अब हम देखते हैं डियर हड़प्पा सभ्यता में है साइंस, यानी कि साइंस एवं क्या टेक्नोलॉजी कितना था डियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिपि, यानी कि डियर उनका लिपि कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के निवासी ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। इसका यानी कि इस सभ्यता का अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, यानी कि डियर इस सभ्यता का जो भी अधिकांश अभिलेख है ना वो संक्षिप्त यानी कि छोटा अभिलेख है। और सिंधुवासी ने कैसे लिपि का एक आविष्कार किया गया था डियर, यानी कि कैसे लिपि का आविष्कार किया था, तो आप याद रखिएगा भाव चित्रात्मक का। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु वासियों ने कैसी लिपि का आविष्कार किया था, तो आप याद रखिएगा भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। इस सभ्यता का अधिकांश अभिलेख क्या है, संक्षिप्त यानी कि छोटा छोटा है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितनी 26 ही चिन्ह है, यानी कि डियर सबसे जो हड़प्पा सभ्यता है ना जो सबसे लंबा जो अभिलेख है उसमें कितना चिन्ह है डियर, 26 ही चिन्ह है। यानी कि डियर ये 26 वर्ड नहीं 26 क्या चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि डियर सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसा लिपि है जो अभी तक है ना किसी भी यानी कि किसी भी इतिहासकार के द्वारा ये पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी कि डियर सिंधु घाटी के जो सभ्यता की जो लिपि थी ना वो लिपि किस यानी कि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी, लिखी जाते थे ना डियर, इसीलिए ये लिपि आज तक किसी से नहीं पढ़ा गया डियर। जैसे डियर हम लोग वर्तमान सब लिखते डियर तो कैसे लिखते डियर, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी यानी कि डियर जो हड़प्पा सभ्यता में है ना तो उनका यानी कि वो लोग कैसे लिखते थे, तो बाएं से दाएं की ओर लिखते थे, जिसके कारण ये लिपि आज तक क्या पढ़ा नहीं जा सका है डियर। इसको आप याद रखिएगा। इस लिपि का टोटल चिन्ह की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच था। यानी कि डियर जो लिपि मिला है ना उनकी टोटल चिन्ह की संख्या कितनी 375 से 400 के बीच था डियर। फिर हम देखते हैं डियर उसका वाहन यानी कि उनका लिपि देख लिए। अब हम देखते हैं उनके वाहन यानी कि गाड़ी, यानी उन लोग है ना किस गाड़ी का प्रयोग करता था और किन टेक्नोलॉजी से बनाया था। तो मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। यानी कि डियर जब मोहनजोदड़ो में क्या उत्खनन हुआ है ना तो वहाँ से क्या मिले, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, जो इस बात का संकेत है कि वे लोग आवागमन अथवा मालवाहक के पर उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीक से भी परिचित थे। यानी कि डियर वाहन में वो लोग यानी कि गाड़ी किस गाड़ी का यूज करते थे डियर, तो बैलगाड़ी के ये वो लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना वो यूज करते थे आवागमन। यानी कि डियर जब कहीं किसी यानी कि दूर जाना होता था या माल यानी कि डियर जब कोई सामान लाना होता था डियर तो वो लोग क्या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। और बैलगाड़ी जो बनाने की जो तकनीक है ना इनसे भी ये लोग क्या परिचित थे डियर। ये आपको वाहन के बारे में था। अब हम देखते हैं डियर गोदी एवं नौका, यानी कि डियर बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं डियर बंदरगाह एवं नौका, इन तकनीक से भी ये लोग क्या परिचित थे। जैसे हम देख लेते हैं लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबे एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी मिली है। यानी कि डियर आप गोदी का मतलब समझिएगा क्या, बंदरगाह, यानी कि एक बंदरगाह मिला है। और बंदरगाह किसको बोलते हैं डियर, तो जहाँ पर जहाज, पानी वाले जहाज जहाँ पर रुकता है वहाँ से उनकी सामान लोड होता है और अनलोड यानी कि उतारा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाज, यानी कि गोदी यानी कि बंदरगाह बोलते हैं। तो यानी कि लोथल से कितनी यानी कि 128 मीटर लंबे एवं 37 मीटर चौड़ी क्या एक आयताकार गोदी मिली है। इससे पता चलता है कि वे लोग नौका यानी कि नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीक से भी परिचित थे। नौका का मतलब होता है डियर नाव, यानी कि डियर
वो लोग नाव भी बनाने की कला से क्या परिचित थे, और बंदरगाह की बनाने की भी कला से वो लोग परिचित थे डियर। मोहनजोदड़ो यानी कि डियर मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है, यानी कि डियर मोहनजोदड़ो से है ना एक ऐसी बर्तन प्राप्त हुआ है जिस पर किस चीज का, नाव का चित्र बना हुआ है। इन नौकाओं द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया का एक अभिलेख मेलुहा में सिंध क्षेत्र के साथ व्यापार की संबंधों की भी चर्चा किया गया, यानी कि डियर मोहनजोदड़ो से है ना एक बर्तन मिला जिस पर क्या है, नाव का चित्र बना हुआ है। और इन नौकाओं यानी कि डियर नाव के द्वारा है ना विदेशी लोगों से, यानी कि डियर विदेशी जो भी यानी कि सभ्यता था, जैसे डियर उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता था, तो इन सब से डियर वो लोग समुद्री मार्ग के द्वारा किस यानी कि नाव के माध्यम से वो लोग व्यापार करते थे डियर। इन यानी कि वो लोग नाव की तकनीक से भी परिचित थे और गोद यानी कि बंदरगाह बनाने के भी तकनीक से वो लोग परिचित थे। चलिए फिर हम देखते डियर लोथल से फारस की मोहरे मिले, यानी कि डियर लोथल है ना वहाँ से क्या आपको फारस की मोहरे मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे मिले, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है डियर कि बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिला है, तो आप याद रखिएगा कालीबंगा से मिला है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा डियर कि कालीबंगा भारत के यानी कि डियर एक किस राज्य में स्थित है और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, इसको आप बताइएगा। चलिए फिर हम देखते डियर उनका माप तौल की तकनीक ज्ञान, यानी कि जो सिंधुवासी जो लोग थे वो जो व्यापार करते थे तो किसी भी चीज को कैसे तौलते थे, इनकी कैसे माप तौल करते थे, इनकी तकनीकी ज्ञान को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डियर हड़प्पा, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से भी परिचित थे, यानी कि ये लोग माप तौल की है ना तकनीक से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बांट मिले, यानी कि डियर सिंधु सभ्यता में है ना 150 बांट मिले हैं। सबसे बड़ा बांट 1375 ग्राम का एवं सबसे छोटा बांट 0.87 ग्राम, यानी कि डियर 100 ग्राम से भी कम है। ये बांट डियर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में है। यहाँ के 16 यानी कि यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा। 16 घटक का 1 शेर होता था एवं 16 आने का 1 रुपया होता था, यानी कि ये लोग माप तौल किस तरीके से करते थे, तो इनका जो सबसे बड़ा बांट था यानी कि डेढ़ सबसे बड़ा मान लीजिए क्या ग्राम यानी कि केजी समझ जिसको हम लोग किलो बोलते हैं, तो इनका सबसे बड़ा किलो कितना का था, तो 1375 ग्राम का। कितने का? 1375 ग्राम के। और सबसे छोटा था डियर 0.87 ग्राम का है। और ये बांट डियर 1 और 2 और 4 यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में है, यानी कि डियर ये बांट था ना उनका अनुपात में था। और यहाँ के यानी कि डियर यहाँ के है ना 16 अनुपात, यानी कि ये जो 16 अनुपात है ना इनका विशेष महत्व रहा। और 16 घटक यानी कि डियर 16 घटांक का कितना 1 शेर होता था, यानी कि डियर 16 जब घटांक किसी को दिया जाता था उनको 1 शेर होता था। एवं 16 आने का डियर कितना, यानी कि 16 आने का 1 रुपया होता था, यानी कि डियर उस समय में जब किसी पर 16 आने होता था तो उस 16 आने को वर्तमान समय में हम लोग 1 रुपया बोलते थे। ये आपको सिंधु सभ्यता की माप तौल की तकनीकी ज्ञान था। फिर हम देखते हैं डियर हड़प्पा वासी नापना भी जानते थे, यानी कि ये लोग हड़प्पा वासी के लोग थे ना वो जमीन का क्या नापना भी जानते थे। बराबर दूरी पर लगे डंटे प्राप्त हुए, यानी कि डियर बराबर की दूरी पर है लगी डंटी प्राप्त हुए। लंबाई की इकाई 1 फुट थी जिसमें 37.60 सेमी होते थे। एक हाथ की लंबाई लगभग 51.8 सेमी से 53.6 सेमी तक होता था, यानी कि डियर ये लोग है ना हड़प्पा वासी जमीन को नापना भी जानते थे। और इनके जो लग्घी यानी कि डियर लग्घी डंटे से ये लोग क्या मापते थे जमीन के, जिसकी लंबाई कितनी होती थी 1 फुट, जिसमें 37.60 सेमी होते थे। या एक हाथ की लंबाई डियर 51.8 सेमी से
53.60 सेमी तक होता था। ये आपका इनके जमीन की नापने के यानी कि एक कला था, और एक हाथ से यानी कि हाथ से नापता था पहले डंटे को, और डंटे को है ना बराबर करके डियर जमीन को लोग नापता था। डियर लोग ऐसे नापता था अपनी जमीन को। तो चलिए फिर हम देखते हैं डियर नगर नियोजन यानी कि डियर इनका जो टाउन प्लानिंग की जो कला था, इनसे भी ये लोग परिचित थे। तो चलिए इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो यानी कि डियर मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार बनाया गया था। यानी कि डियर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ना एक योजना के अनुसार यानी कि प्लानिंग के अनुसार बनाया गया था। यहाँ के सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी, एवं एक सड़क दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि डियर ये लोग है ना नगर नियोजन यानी कि ये लोग टाउन की प्लानिंग की कला से भी परिचित थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से है ना एक योजना यानी कि डियर एक योजना के अनुसार यानी कि एक प्लानिंग के है ना अनुसार डियर ये लोग क्या एक सीधी सड़क एवं सीधी चौड़ी यानी कि सीधी एवं चौड़ी सड़क और मकान बनाते थे, जिसको यानी कि डियर जिससे सड़क है ना एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों से बनी नलियाँ थी। यानी कि डियर सड़क के दोनों तरफ क्या थे, पक्की ईंटों से बनी नलियाँ थे, जिससे पानी पास होता था। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार अन्नागार मिला है। हड़प्पा वासी पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीक से भी परिचित थे। यानी कि डियर ये लोग है ना पक्की ईंट यानी कि डियर ये लोग ईंट की बनाने की भी कला से परिचित थे। डियर इनका एक तकनीकी ज्ञान था नगर नियोजन की प्लान। फिर हम देखते डियर चिकित्सा ज्ञान यानी कि डियर हड़प्पा वासी को है ना चिकित्सा ज्ञान कितना था, इनके बारे में देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई बीमारियों को दूर करने में सहायक थे। यह संभावना है कि सिंधुवासी चिकित्सा ज्ञान से भी परिचित थे। यानी कि डियर इनका चिकित्सा ज्ञान में क्या था डियर, तो सिंधु घाटी से यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो एक नगर है ना, वहाँ से एक शिलाजीत का टुकड़ा यानी कि डियर शिलाजीत का है ना एक शीशी मिला है। शिलाजीत यानी कि डियर शिलाजीत क्या बलवर्धक यानी कि डियर बलवान होने के यानी कि जो लोग शिलाजीत खाते थे वो लोग क्या होते थे, बलवर्धक यानी कि वो लोग बलवान यानी कि मजबूत होते थे। और वो यानी कि शिलाजीत है ना बीमारियों के साथ यानी कि बलवान होने के साथ साथ में डियर बलवान करने के साथ साथ यानी कि मजबूत बनाने के साथ साथ में उनका ये काम था कि कई बीमारियों को भी दूर करने में सहायक थे। और यह संभावना है कि सिंधुवासी चिकित्सा ज्ञान से भी थोड़ा मोड़ा क्या परिचित थे डियर। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डियर हड़प्पा वासी द्वारा अपनाया गया सिंचाई का साधन। यानी कि डियर हड़प्पा वासी वो लोग अपने किसान यानी कि डियर सिंचाई यानी कि डियर कृषि कैसे करते थे, वो अपने यानी कि कृषि में सिंचाई कैसे करते थे उनके बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा वासी जलाशय कुआं एवं नहरें द्वारा सिंचाई करते थे। यानी कि डियर हड़प्पा वासी है ना अपने फसल में पानी कैसे यानी कि पटाते थे यानी कि सिंचाई करते थे, तो जलाशय का प्रयोग करते थे, कुआं का प्रयोग करते थे और नहरें का यानी कि इन तीनों के माध्यम से आपको हड़प्पा वासी सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के सुतुर यानी कि डियर चतुर्धाई से नले की अवशेष मिले। यानी कि डियर अफगानिस्तान है ना वहाँ से है जो चतुर्धाई से नले की अवशेष मिले हैं। धौलावीरा गुजरात से जलाशय का अवशेष मिले हैं, जो संकेत देता है कि ये लोग सिंचाई करने के लिए जलाशय का भी प्रयोग करते थे, नहरों का भी प्रयोग करते थे, और कुछ स्थलों से कुआं के द्वारा सिंचाई का प्रमाण मिले। यानी कि डियर ये लोग हड़प्पा वासी सिंचाई करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे डियर, तो जलाशय के कुआं एवं नहरें और नदियों को प्रयोग ये लोग करते थे सिंचाई करने के लिए। चलिए फिर हम देखते हैं डियर इनका मोहरे और मुद्रांकन। यानी कि डियर हड़प्पा वासी का क्या मोहरे था और इनका मुद्रांकन यानी कि इनकी पैसा क्या था। तो मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तु की सुरक्षा के लिए किया जाता था। यानी कि डियर मोहरे और मुद्रांकन का है ना प्रयोग किस लिए किया जाता था, जब कोई वस्तु यानी कि जब कोई सामान
किसी के सामने भेजा जाता था ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, यानी कि उन सामान में है ना किसी भी तरीके से क्या फेरबदल यानी कि डियर यानी कि छेड़खानी न हो, यानी कि छेड़छाड़ उस सामान में न हो, उनकी सुरक्षा के लिए डियर मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर कोई सामान एक थैली में डालकर कहीं दूर भेजा गया है तो उसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर यानी कि उस रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहरे का छाप लगा दिया जाता था। यानी कि डियर ये जो मोहरे हैं ना, तो इसका मोहरे का उपयोग किस लिए किया जाता था डियर, तो किसी भी वस्तु को यानी कि डियर किसी भी सामान को जब व्यापार होता था डियर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था ना, तो उस सामान को है ना डियर सुरक्षा के लिए डियर उस सामान को ना एक थैली में धर दिया जाता था और उस थैली को क्या एक रस्सी से क्या बांध दिया जाता था और उस पर गिल्ली मिट्टी यानी कि बांध कर गिल्ली मिट्टी लगा दिया जाता था और उस पर मोहर का छाप लगा दिया जाता था। अगर मोहर की छाप में डियर अगर कुछ बदलाव होता था तो ये समझा जाता था कि इस सामान के साथ है ना डियर कुछ न कुछ छेड़खानी हुआ, यानी कि डियर इस सामान में है ना डियर कुछ परिवर्तन यानी कि बदलाव हुआ है। चलिए फिर हम देखते हैं अगर उस मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आए तो यह सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। यानी कि डियर अगर जो मोहर के छाप में है ना कोई भी परिवर्तन आते थे डियर, तो यह सामान के साथ क्या छेड़छाड़ को दर्शाता था। और मुद्रांकन से प्रेषक यानी कि डियर मुद्रांकन से है ना प्रेषक की पहचान का पता चलता था। यानी कि डियर मुद्रांकन से है ना प्रेषक यानी कि डियर कौन सामान भेजता है उसका पता चलता था, किससे मुद्रांकन से चलता था। चलिए फिर हम देखते हैं डियर शिल्प उत्पादन, यानी कि डियर वो लोग शिल्प उत्पादन में उनकी कितनी तकनीकी था वो हम देखते हैं। तो चनहुद्रो पूरी तरह से लगभग शिल्प उत्पादन में ही संलग्न थे। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का जो एक नगर है चनुद्रो, वो पूरी तरह से डियर किस में यानी कि डियर वो शिल्प यानी है ना कि उत्पादन में ही संलग्न थे, शिल्प उत्पादन में ही संलग्न थे। शिल्प कार्यों में यानी कि डियर शिल्प के कार्यों में मनके बनाना, शंख यानी कि डियर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, शंख होगा, क्या होगा डियर शंख यानी कि शंख होगा, शंख की कटाई, मुहरे का निर्माण तथा बांट बनाना सम्मिलित थे डियर। शिल्प उत्पादन में क्या था डियर, शिल्प उत्पादन यानी कि डियर जब कोई भी चीज को हाथ से उत्पादन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शिल्प उत्पादन। तो चनहुद्रो पूरी तरह से लगभग सिर्फ क्या थे उत्पादन में ही संलग्न, यानी कि डियर पूरी तरह से चनहुद्रो उत्पादन यानी कि शिल्प उत्पादन में ही संलग्न थे। शिल्पकारों में डियर क्या बनाना था, मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहरे का निर्माण तथा बांट का बनाने यानी कि डियर जो जोखने वाला जो केजी बोलते हैं उनके बनाना, यानी कि इन सब को चीज को बनाते थे शिल्प उत्पादन में डियर। चलिए फिर हम देखते हैं डियर, अब देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक है मनके यानी कि डियर मनकों के निर्माण, यानी कि डियर मनके जो वो होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता था डियर। पहले आप समझ लीजिए डियर कि मनके किसको कहते हैं, यानी कि डियर जो ईंटे मनके यानी कि डियर ईंटे मनके तथा अस्थियां, तो हम लोग ईंट के बारे में पढ़ लिए। और मनके यानी कि डियर मनके का मतलब क्या होता है, तो मनके का मतलब होता है डियर एक प्रकार के मोती या माला, यानी समझ लीजिए डियर मनके का मतलब वर्तमान समय में क्या होता है एक मोती और माला। तो इस मनको का है यानी कि इस जो हड़प्पा सभ्यता में माला को है ना किस प्रकार से बनाया जाता था, तो मनको यानी कि डियर मनके को कनोलियन यानी कि डियर कनोलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर जैसे पर सेलखरी आदि से बनाया जाता था डियर। ये जो मोती होता था ना डियर मोती वाले माला, इसको यानी कि डियर इसको किस चीज से बनाया जाता है, तो एक कनोलियन यानी कि डियर एक कनोलियन है ना सुंदर लाल रंग का पत्थर, एक कनोलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर जैस्पर से सेलखरी आदि से बनाया जाता था। मन के तांबा, कांस, सोने, शंख और पक्की ईंटों यानी कि पक्की ईंट सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यानी कि जो लोग मनके बनाते थे उसमें आपको तांबा का भी प्रयोग करते थे, कांस का भी, सोने का भी, शंख का और पक्की ईंट यानी कि सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था डियर। ये आपको मनके बनाने का क्या तरीका था
कुछ मन के यानी कि डियर कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थलों को है ना आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यानी कि डियर जब कोई मन को है ना यानी कि मन के जो सस्ते दाम के बनाए जाते थे तो उनको क्या दो पत्थल यानी कि डियर दो या दो से अधिक पत्थलों को है ना यानी कि अच्छी पत्थलों को जोड़कर बनाए जाते थे। अब हम देखते हैं डियर उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे हुई। यानी कि डियर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन केंद्र मिला है या लिपस्टिक के उत्पादन केंद्र जो मिला है तो उन सब की पहचान हम लोगों को कैसे हुआ तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो बचा हुआ यानी कि डियर बचा हुआ क्या कच्चा यानी कि बचा हुआ कच्चा माल यानी कि डियर जो भी बचा हुआ कच्चा माल था अति त्यागी हुई वस्तु यानी कि डियर ऐसा वस्तु जो उपयोग करने के बाद जो फेंक दिया जाता था वस्तु कूड़ा करकट आदि से उत्पादन केंद्रों का पता चलता है। यानी कि डियर उत्पादन केंद्र से कैसी पहचान हुआ कि यहाँ पर पहले फैक्ट्री था तो बचा हुआ क्या कच्चा माल यानी कि डियर जब फैक्ट्री में जब माल बच जाता था तो कच्चा माल क्या फेंक देते थे। त्यागी हुई वस्तु यानी कि डियर जब कोई वस्तु को फेंक देते थे और वस्तु क्या कूड़ा करकट यानी कि डियर जब वस्तु को कूड़ा करकट में फेंक देते थे आदि से न उत्पादन केंद्रों का पता चला है। जब खुदाई हुआ है तो इन तरीकों से आपको उत्पादन केंद्रों के पता चला है। जिस जगह पर औजार ज्यादा मात्रा में पाया गया है वह स्थान से उत्पादन केंद्रों की ओर संकेत करता है। यानी कि जिस जगह पर उत्खनन के दौरान औजार यानी कि कोई भी औजार ज्यादा मात्रा में जो पाया गया है ना तो वह स्थान यानी कि उस स्थान को है ना उत्पादन केंद्रों की ओर संकेत करता है। यानी कि वो बताता है कि यहाँ पर पहले उत्पादन केंद्र था। तो ये आपको उत्पादन केंद्र की पहचान ऐसे किया गया। चलिए डियर अब हम देखते हैं डियर कि हड़प्पा सभ्यता में जो फैक्ट्री था डियर तो उसका कच्चा माल प्राप्त करने की संबंधित नीतियाँ क्या था। यानी कि डियर वो लोग फैक्ट्री में जो यानी कि जो शिल्प उत्पादन करता था या छोटे मोटे जो फैक्ट्री के बैठाया था तो उन लोगों ने कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे उनकी नीतियाँ क्या थी माल उत्पादन करने के लिए उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। मिट्टी यानी कि जो शिल्प उत्पादन करते थे तो उसमें कई प्रकार के कच्चे माल यानी कि कच्चे माल का क्या प्रयोग होता था। मिट्टी स्थानीय स्थल पर ही उपलब्ध था यानी कि जहाँ पर फैक्ट्री था ना उसके अगल बगल में ही आपको मिट्टी यानी कि उपलब्ध था। पत्थर लकड़ी तथा धातु आदि बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। यानी कि शिल्प उत्पादन में जो कच्चे माल थे जिसमें आपको मिट्टी यानी कि स्थानीय स्थल पर ही उपलब्ध थे और पत्थर और लकड़ी तथा जो भी धातु था ना वो बाहर से क्या मंगाने पड़ते थे। ये आपको माल प्राप्त करने की संबंधित नीतियाँ थी। फिर हम देखते हैं अन्य जगह से यानी कि अन्य जगह से आने वाले कच्चा माल यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ कहाँ से कच्चा माल लाते थे। कच्चा माल किसको बोलते हैं तो जिसके रूप आकार में परिवर्तन किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम यानी कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो सीधे जो आपको देखते हैं पेट्रोल वैसा नहीं होता है। उसमें तरह तरह के यानी कि केमिकल निकालता है। बाद में जब उसको कच्चा माल पहले निकालता है उसको फिर क्या रिफाइनरी किया जाता है तब उसमें से पेट्रोल किरोसिन निकलता है डीजल निकलता है यानी कि तरह तरह के उससे पदार्थ बनते हैं। तो वही यानी कि वो लोग कच्चा माल कहाँ से लाते थे तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख यानी कि नागेश्वर और बालाकोट से वो लोग क्या मंगवाते थे तो शंख। लोथल से कनोलियो लाल रंग का पत्थर जिससे आपको मनके बनाना जाता था यानी कि मनके बनाए जाते थे। लोथल यानी कि जो वर्तमान में जो लोथल गुजरात है तो वहाँ से न कनोलियन लाल रंग का पत्थर मंगाए जाते थे जिससे क्या मनके बनाते थे और शंख से भी आपको वो लोग मनके यानी कि मोती बनाते थे। राजस्थान से सिलखरी पत्थर यानी कि जो राजस्थान है ना वहाँ से आपको सिलखरी पत्थर मंगाते थे और एक मुलायम पत्थर था यानी कि बहुत ही मुलायम और कीमती पत्थर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में सिलखरी पत्थर को। अफगानिस्तान के शत्रुघ्न से
डियर अफगानिस्तान के न शत्रुघ्न से नीले रंग का पत्थर जो बहुत ही कीमती था, यानी कि डियर अफगानिस्तान के जो शत्रुघ्न है न उससे वहाँ से न नीले रंग का पत्थर मंगाते थे जो क्या बहुत कीमती था। फिर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डियर हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय जो भी पुरातत्व है ना उनके सर्वेक्षण यानी कि डियर उनके सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल के बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि डियर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम थे, यानी कि डियर हमारे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ना उनका प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ए कनिंघम थे। यानी कि भारतीय पुरातत्व का मतलब होता है कि भारतीय पुरातत्व यानी कि भारत के पुरानी स्थलों की खोज करने का जो सर्वेक्षण है ना उनका प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे डियर, तो डॉक्टर ए यानी कि डियर जनरल ए कनिंघम थे। आरंभिक वस्तुओं की जानकारी के लिए इन्होंने चीनी बौद्ध यात्री के वृत्तांतों का अध्ययन किया, यानी कि डियर ये लोग है ना यानी कि कनिंघम स्थानीय जानकारी के लिए जो चीनी बौद्ध यात्री थे तो उनके जो यात्रा वृत्तांत था ना उनका अध्ययन किया, यानी कि जो लोग चीन के लोग जो भारत घूमने आया था तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी बौद्ध यात्री, यानी कि जो लोग घूमते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यात्री थे। यानी कि चीनी जो यात्री थे तो उनके यात्रा वृत्तांत का क्या अध्ययन किया और इनका रुचि अतीत समय की वस्तु को खोजने में अधिक था, यानी कि जो बीते हुए समय का जो वस्तु थे ना यानी कि इनका पुरानी वस्तुओं को खोजने में है ना कनिंघम का रुचि बहुत था। एक बार एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक मोहरे दिए जो हड़प्पा सभ्यता की थी, उन्होंने अपनी रुचि के कालखंड में इसे रखने की कोशिश की मगर असफल रहे, यानी कि डियर एक बार है ना हड़प्पा सभ्यता का एक मोहरे किसने दिया, यानी कि कनिंघम को एक अंग्रेज दिया जिसने यानी कि कनिंघम है ना अपनी रुचि यानी कि इन्होंने अपनी रुचि के कालखंड यानी कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन इसमें क्या है लोग असफल, यानी कि ये लोग यानी कि कनिंघम डियर सफल नहीं हो पाए किसमें, हड़प्पा सभ्यता की खोज में। चलिए फिर हम देखते हैं जॉन मार्शल डियर, क्या जॉन मार्शल 1924 यानी कि जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने थे, यानी कि डियर अगर आपसे पूछ देगा कि जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल कब बने थे डियर, तो आप याद रखिएगा 1924 ईस्वी में इन्होंने बने थे और इन्होंने ही समस्त विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कर डाला, यानी कि डियर जब ये भारतीय यानी कि डियर जब ये 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बने थे तो इन्होंने ही है ना समस्त विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की खोज का घोषणा कर डाला, यानी कि डियर इन्होंने ही कर डाला कि हमारे भी देश में एक हड़प्पा सभ्यता मिला जो बहुत पुराने सभ्यता है। इन्होंने पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दिया। चलिए फिर देखते डियर R.E.M. बिहिलियर, यानी कि डियर R.E.M. बिहिलियर इन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। इन्होंने कब बने थे डियर, तो 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बने थे। इन्होंने सेना का है ना ब्रिगेडियर भी रह चुके थे, यानी कि डियर 1944 से पहले ये सेना का क्या एक ब्रिगेडियर भी रह चुके थे, यानी कि डियर ब्रिगेडियर के भी पद पर रह चुके थे। ये आपको भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के बारे में था। चलिए फिर हम देखते हैं डियर हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी कि डियर जो इतना बड़ा जो सभ्यता हम देखे हड़प्पा सभ्यता तो उनका पतन यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपको डियर 5 नंबर में बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में। तो चलिए हम इसको देखते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों एक मत नहीं, यानी कि डियर जो हड़प्पा सभ्यता है ना उनके पतन यानी कि डियर उनके अंत को लेकर है ना विभिन्न विद्वान यानी कि डियर सभी विद्वान है ना एक मत नहीं, यानी कि डियर उतना बड़ा जो सभ्यता है तो उसका कैसे अंत हुआ है ना, तो ये यानी कि उनका कैसे अंत हुआ
ये इन बातों को है न लेकर सभी इतिहासकार क्या डियर अलग अलग अपने विचार दिए हैं, यानी कि वो लोग एक मत नहीं अपना अलग अलग विचार दिया है, जिसको हम चलिए देखते हैं। तो कई इतिहासकार यानी कि डियर कई इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि नदी में अत्यधिक बाढ़ आया और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर नगर यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर नगर नदी के किनारे ही बसा हुआ था। पहला मत है डियर यानी कि डियर पहला यानी कि कई इतिहासकार यानी कि डियर मान लीजिए कई इतिहासकारों को यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी कि डियर अंत का सबसे बड़ा कारण यही है, यानी कि यह है कि नदी में है ना बहुत अत्यधिक यानी कि डियर भीषण क्या बाढ़ आया और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, यानी कि डियर इस जो हड़प्पा सभ्यता का है ना लोग पूरे यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का पूरे लोग है ना जो बाढ़ आया है ना डियर उसमें डूब कर मर गया और इस सभ्यता का क्या डियर विनाश हो गया। एक इतिहासकारों का मानना है डियर, तो इसको आप याद रखिएगा। पहला कारण आप लिख लीजिएगा बाढ़, यानी कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो नदी में अत्यधिक बाढ़ आया और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर क्या यानी कि ज़्यादातर नगर नदी के ही किनारे बसा था और सभी नदी में डियर अचानक बाढ़ आया होगा और पूरी सभ्यता का अंत हो गया, यानी कि एक कई इतिहासकारों का मानना है। चलिए फिर हम दूसरा देखते हैं डियर कई इतिहासकार यानी कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्यों का आक्रमण, यानी कि डियर बहुत सारे इतिहासकार को मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ना उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्यों का आक्रमण, यानी कि डियर जो आर्य लोग हैं ना वो हड़प्पा सभ्यता पर किया आक्रमण किए। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता की नगरों को ध्वस्त किया, वहाँ के लोगों को मार डाला और सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि डियर कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता है ना उन पर है ना ये आर्यो लोग यानी कि डियर ये आर्यो लोग है ना हड़प्पा सभ्यता पर के आक्रमण कर दिए और वहाँ से यानी कि डियर वहाँ युद्ध किए और हड़प्पा सभ्यता के सभी नागरिकों को क्या मार दिया और वहाँ पर आग लगा दिया, यानी कि डियर ध्वस्त कर दिया और वहाँ के लोगों को क्या मार दिया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, एक इतिहासकारों का मानना है। चलिए फिर हम देखते हैं डियर कई इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि अत्यधिक भूकंप आया और पूरी सभ्यता मिट्टी के अंदर दब गया और इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि डियर बहुत सारे इतिहासकार का मानना यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता में है ना अचानक यानी कि डियर अत्यधिक भूकंप यानी कि डियर एक ऐसा भूकंप आया जो पूरी सभ्यता है ना मिट्टी के ही अंदर दब गया और इस सभ्यता का क्या पतन यानी कि डियर इस सभ्यता का अंत हो गया, एक इतिहासकारों का मानना है। चलिए फिर हम देखते हैं कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि मलेरिया एवं महामारी जैसी बीमारी का यानी कि महामारी जैसी बीमारी का शिकार हो गया और सभी लोगों को मृत्यु हो गया और पूरी सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में है ना एक मलेरिया एवं महामारी यानी कि जैसे डियर वर्तमान समय में हमारे देश में कोरोना वायरस आया था डियर, उस समय भी कोई ऐसा एक बीमारी आया था जिससे है ना डियर उस बीमारी का है ना सारे लोग शिकार हो गए और उनका इलाज नहीं था, तो जिसके कारण क्या वहाँ के सभी लोगों को मृत्यु हो गया और पूरे सभ्यता का क्या यानी कि पतन यानी कि डियर अंत हो गया, एक इतिहासकारों का मानना है। चलिए फिर हम देखते हैं डियर कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है कि नदियों का सूख जाना, यानी कि डियर बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक यह भी कारण है कि नदियों का सूख जाना या मार्ग यानी कि मार्ग बदल लेना, इस कारण को भी यानी कि इस कारण को भी हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है, यानी कि डियर कई इतिहासकारों का मानना है या बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का
पतन के कारण में डियर एक यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डियर कि जो हड़प्पा सभ्यता का है ना जो नगर था ना, यानी कि सॉरी डियर नगर नहीं नदी था ना, वो सूख गया या मार्ग यानी कि डियर मार्ग बदल लिया जिससे है ना डियर वो लोग यानी कि डियर उन लोगों के यानी कि डियर उस सभ्यता में है ना जल की कमी हो गई और उन लोग क्या प्यास से ही उन लोगों का क्या देहांत हो गया डियर, एक इतिहासकारों का मानना है। और इसी प्रकार यानी डियर इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का क्या अंत हो जाता है डियर, ये आपको कई इतिहासकारों का मानना है। कोई एक ठोस सबूत नहीं मिलता कि हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ यानी कि किस कारण से हुआ। तो सभी इतिहासकार अपना अपना यानी कि विचार दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछा जाता है डियर कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण था। तो आप ये याद रखिएगा, इन सभी कारण को लिख दीजिएगा। फिर आपका एक टॉपिक है डियर कनिंघम भ्रम, यानी कि डियर आप ये देख लीजिए कि कनिंघम भ्रम क्या है और इसको क्या कहते हैं। तो हड़प्पाई पुरावस्तु यानी कि डियर हड़प्पा पुरावस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, यानी कि डियर 19वीं शताब्दी का मतलब होता है डियर 19वीं शताब्दी है ना, तो 1800 ईस्वी से डियर 1801 ईस्वी से डियर 1899 ईस्वी की है ना, यानी कि 1801 ईस्वी से 1800 क्या यानी कि 99 ईस्वी तक क्या हम लोग 19वीं शताब्दी बोलते हैं। तो वही डियर कि 1800 ईस्वी से 1899 के बीच में कभी कभी है ना हड़प्पाई पुरावस्तुएं की यानी कि हड़प्पा की पुरानी वस्तु क्या मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुँचे भी थे, यानी कि कुछ जब पुरावस्तु मिले तो कनिंघम तक क्या पहुँचे थे, फिर भी वह समझ नहीं पाए, यानी कि जो हड़प्पाई पुरावस्तु थे ना इनको कनिंघम नहीं समझ पाए कि ये पुरावस्तु कितना प्राचीन यानी कि कितना पुराना है। और एक अंग्रेज यानी कि एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहरे दिए। उन्होंने मोहरे पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में जोड़ दिया जो कोई यानी कि जो कई लोगों की तरह ही उनका यानी कि जो कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पे पहले शहरों के साथ हुआ था, यानी कि डियर ये हड़प्पा सभ्यता के ना खोज यानी कि खोज करने में असफल रहा है ना डियर। इसी को हम लोग यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कनिंघम भ्रम बोलते हैं डियर। तो इसको आप याद रखिएगा या न भी रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, मैं आपको बुक में था तो मैं लेकर आया हूँ। जबकि यह मोहरे यानी कि डियर जबकि यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो पुरानी वस्तु थे ये है यानी कि ये मोहरे गंगा घाटी के शहरों से पहले की ही था, यानी कि जो गंगा घाटी में जो पहले पनपे शहरें थे उससे भी क्या पहले की थी और हड़प्पाई मोहरे का महत्व को समझने में क्या डियर चूक गए, यानी कि डियर ये असफल हो गए, यानी कि डियर अलेक्जेंडर कनिंघम असफल हो गए और इसी प्रक्रिया को कनिंघम भ्रम यानी कि डियर भ्रम का मतलब क्या होता है डियर भूलना, यानी कि डियर ये हड़प्पा सभ्यता का जानकारी नहीं कर पाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कनिंघम भ्रम बोलते हैं, यानी कि चूक गए यानी कि भूल गए, इसी को हम लोग कनिंघम भ्रम बोलते हैं। फिर हम देख लेते हैं डियर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिगट महोदय ने यानी कि डियर पिगट महोदय ने पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी कहा है, इसको आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या है एक जुड़वा राजधानी है और इसको किसने कहा है तो पिगट महोदय ने इन दोनों को यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर को क्या जुड़वा राजधानी बोला है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है तो एक नगरीय सभ्यता है, इसको भी आप याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है, कितनी है 670 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ डियर तो 1921 ईस्वी में, आप याद रखिएगा।
मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। यानी कि जो मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया और ईरान आदि की सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। समकालीन का मतलब होता है डियर कि वैसा सभ्यता जो दोनों सभ्यता है ना एक समय पर विकसित हुआ है, जिसको हम लोग समकालीन सभ्यता बोलते हैं। जैसे डियर मान लीजिए हमारे देश के यानी कि डियर वर्तमान में हमारा भारत देश है, और भारत देश के सामने यानी कि डियर वर्ल्ड में जितना भी देश है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ये सब देश क्या एक समकालीन, यानी कि सभी देश एक समय में जो रहता है तो उसको हम लोग समकालीन बोलते हैं। तो उन्हीं को कहा जाता है यानी कि डियर समकालीन। यानी कि डियर जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था उसी समय में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और ईरान की सभ्यता विकसित हुआ था, और इसीलिए इसको समकालीन कहा जाता है। मोहनजोदड़ो यानी कि डियर मोहनजोदड़ो है ना, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह सबको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो यानी कि सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो आप याद रखिएगा, मृतकों का टीला। 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा मोहरे पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे। हड़प्पा मोहरे पर डियर यानी कि डियर सर्वप्रथम किनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे, तो एक कनिंघम यानी कि डियर अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता के काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि डियर हड़प्पा सभ्यता का है ना काल कब से कब तक था, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक यह हड़प्पा सभ्यता अपने विकास में था। ईसा पूर्व का मतलब होता है डियर कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल को डियर क्या ईसा पूर्व बोला जाता है। तो वही कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के काल था। लेकिन कार्बन 14 विधि के अनुसार इस सभ्यता के काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी कि डियर जो हम लोग कार्बन 14 विधि देखे हैं ना, तो उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल कितना से कितने माना जाता है डियर, तो 2500 से कितने 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था डियर। ये भी आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था, यानी कि डियर विकास हुआ था। तो आप याद रखिएगा पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर के कोण में हुआ था, इसलिए इसको आप पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिमोत्तर बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का भाग यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए थे, तो पश्चिमोत्तर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था डियर, मोहनजोदड़ो। और इसी के साथ डियर इस चैप्टर का द एंड होता है। बाय बाय डियर। अगर ये वीडियो डियर यानी कि ये वीडियो आपको कैसा लगा डियर, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा डियर। ये वीडियो का आपको यानी कि डियर थ्योरी कंप्लीट हुआ डियर। मैं अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा डियर। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद डियर। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो डियर तो चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाइएगा।